नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों के बीच में पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं प्रस्तावना का दूसरा पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जो दोस्त यह वीडियो अभी देख रहे हैं, आपने यदि पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग उस पार्ट को देख लें। उसकी लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग यह पार्ट देखने से पहले पहला पार्ट जरूर देखिएगा और वह पार्ट देखने के बाद इस पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने यह वीडियो देखने से पहले से पहला पार्ट देख लिया है, उन लोगों को मालूम होगा कि उन लोगों ने कहाँ तक पहले पार्ट में पढ़ा था। आप लोगों ने प्रस्तावना के पहले पार्ट में परिचय के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित तत्वों के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद तीसरा जो टॉपिक का उस दिन पढ़ा था इस चैप्टर में, प्रस्तावना की विषय वस्तु तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज में स्टार्ट करेंगे क्या, प्रस्तावना का महत्व पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना का महत्व। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं और उसके बारे में आप गहन जानकारी रखना चाहते हैं और बार बार नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने क्या किया है, आप लोगों के सामने पूरी आउटलाइन, पूरा एक भूमिका तैयार करके रख दी है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने सीक्वेंस से एक इस चैप्टर के संदर्भ में सारे टॉपिक नोट कर दिए हैं। ठीक ऐसे ही भी आप लोग यदि करेंगे, ऐसे ही करेंगे अपनी तैयारी, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप, आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व, द इंपोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल, द इंपोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आप लोगों को भी, यदि दोस्तों जब वीडियो देख रहे हैं प्रस्तावना के महत्व के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, तो मेरे पढ़ाने से पहले ही वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रस्तावना से महत्व से संबंधित 2-3 पॉइंट के बारे में जरूर उल्लेख करेंगे। इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे यह भी देख करके वह कमेंट अच्छा लगेगा कि आप लोग, ठीक है, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी यह वीडियो इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे हमें और हौसला मिलेगा। तो प्लीज, यदि आपको प्रस्तावना से संबंधित इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है, कुछ भी है, 1-2 पॉइंट याद आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इससे संबंधित पॉइंट जरूर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप ऐसा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है वह एक कॉपी पेन लेकर अपने सामने रख लें। नहीं रखते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अभी जब चैप्टर क्लोज, ट्रिक या टॉपिक क्लोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि आप क्या करिएगा। तो अभी के लिए आप यह वीडियो देखते रहिए। प्रस्तावना के महत्व की यदि मैं पहले बात करूं, आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट बताऊं तो प्रस्तावना में, ठीक है, उन सभी चीज़ों के दर्शन होते हैं प्रस्तावना में जो कुछ हमारे संविधान में लिखा गया है, जो भी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में दी गई हैं, जो भी प्रावधान जोड़े गए हैं, उन सब का दर्शन कराता है कौन, प्रस्तावना। जिससे राजनीतिक, इसका राजनीतिक जो महत्व है, इसके जो आर्थिक महत्व हैं, इसके जो सामाजिक महत्व हैं और इसके जो नैतिक और मौलिक जो एक तरीके से कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है, जो अधिकार से हैं, जो अधिकार हैं, उन सभी का क्या करता है प्रस्तावना, दर्शन कराता है। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले एक संविधान के, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम है, डॉक्टर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। डॉक्टर अल्लादी स्वामी कृष्णा अय्यर। इन्होंने क्या कहा इसके महत्व के बारे में? इन्होंने यह कहा दोस्तों, क्या कहा, यदि आपको मालूम है तो जरूर नीचे नोट करे जाकर के, कि प्रस्तावना हमारे संविधान
हमारे संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या कहा? प्रस्तावना हमारे संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो लोग नोट कर रहे हैं, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो अभी वीडियो देखते जाएं। ठीक है, क्या है? दीर्घकालिक सपनों का विचार है दोस्तों। ठीक है, कि किसने कहा था? डॉक्टर अल्लादी स्वामी कृष्णा अय्यर ने कहा था। ठीक, इसके इंपॉर्टेंस को लेकर के कहा था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे संविधान सभा में प्रारूप समिति से जुड़े थे वह कौन है? के.एम. मुंशी हैं। के.एम. मुंशी किससे संबंधित हैं? ये जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्य थे, के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दोस्तों यह कहा कि प्रस्तावना हमारे जो ठीक हमारा संविधान है उसका क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का, प्रस्तावना दूसरे पार्ट से लेते हैं। प्रस्तावना थोड़ा सा पतला चल रहा है। प्रस्तावना हमारे संविधान में वर्णित संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है दोस्तों। कितनी अच्छी बात कही। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। कौन थे ये? प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। क्या कहा? कि प्रस्तावना हमारे संविधान में वर्णित संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी के महत्व के बारे में एक दूसरे मेंबर है, ठीक है, हमारे संविधान सभा के ही। उनका क्या नाम है? उनका नाम है पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव। इसको लेकर के कई सवाल हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, कंपटीशन के एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन आता होगा आप लोग के एग्जाम में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वह क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक है, वह किसने कहा था? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ही कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? आत्मा है। इसी तरह एक पूर्व CJI थे, मुख्य, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे हमारे उच्चतम न्यायालय के, उनका नाम था M. हिदायतुल्लाह। उन्होंने भी प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो दो लोगों ने क्या है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यह सवाल अक्सर आता है। लेकिन यदि क्वेश्चन एक इस प्रकार से आए कि संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है, तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसको कहा था, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों। तो दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो है संविधान की आत्मा हृदय किसने कहा, किसे कहा जाता है, किसने कहा यदि पूछा जाता है तो ठीक है, किसने कहा? क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर ने कहा। और यदि ये पूछा जाता है आपसे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह ने भी यह कहा है कि जो प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? आत्मा है। ठीक है, मूल आत्मा है। चलिए, तो इसके बारे में लिखते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? इन्होंने कई बातें कही। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? कई बातें कही, जैसे कि प्रस्तावना हमारे संविधान
की मूल आत्मा है। क्या है कि क्या है? मूल आत्मा है। क्या है? मूल आत्मा है। ठीक। और क्या कहा इन्होंने? और क्या कहा? कुंजी की है, ये भी कहा। और क्या कहा? आभूषण है। क्या है? आभूषण है। क्या है? आभूषण है, ये भी कहा। और क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का ऐसा स्थान है जिसे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? हमारे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है? प्रस्तावना हमारे क्या, और क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल आत्मा, ये भी कहा। कुंजी, ये भी कहा। आभूषण, ये भी कहा। और क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का ऐसा भाग है या ऐसा स्थान है जिसे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? हमारे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यह भी कहा। किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा दोस्तों। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। मैं वो पॉइंट नहीं नोट कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है। अगले कौन से पर्सन है? वो है अंग्रेज। एक अंग्रेज हैं, उनका क्या नाम है? सर अर्नेस्ट वाकर नाम है। क्या नाम है? अर्नेस्ट वाकर नाम है दोस्तों। क्या नाम है? सर अर्नेस्ट वाकर नाम है। इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को? इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा। क्या कहा? कुंजी नोट कहा। यदि ये आता है क्वेश्चन में तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यह हो गया। इसके महत्व के बारे में सर अर्नेस्ट वाकर ने भी एक्सेप्ट किया कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो कुंजी नोट कहा। एक और पर्सनालिटी है, ठीक है, जो अभी मैं नाम ले रहा था, कौन है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है? एम ए हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या कहा? हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या कहा बताइए दोस्तों? इन्होंने क्या है कि प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल आत्मा ये दूत कहा ही। और क्या कहा था? लिख दे रहा हूं कि प्रस्तावना अमेरिका के अधिकारों के घोषणा के समान है। अमेरिका के अधिकारों के घोषणा के समान है। के घोषणा के समान है। और साथ साथ में ये भी कहा कि यह इससे ज़्यादा है। क्या है? यह इससे ज़्यादा है। और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा, यह भी कहा। क्या कहा? प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल आत्मा है, यह भी इन्होंने कहा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई किसको लेकर के? प्रस्तावना के महत्व को लेकर के होंगी। अब जो लोग नोट नहीं करना चाह रहे थे उनके लिए मैं आप बता दूं यहाँ पे क्या करना है। अब आप लोग क्या करिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसकी PDF बाद में बना लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले। मैं थोड़ा साइड हो गया, आई होप ले लिए होंगे आप लोग पॉज करके। तो अब यह हो गया पूरा प्रस्तावना का महत्व दोस्तों। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रस्तावना के महत्व को लेकर के, ठीक है, अलग अलग जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा। जैसे डॉक्टर अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर थे, ठीक है, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर है। इन्होंने क्या कहा कि यह प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? हमारे संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के मुंशी ने क्या कहा? ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रस्तावना हमारे संविधान में वर्णित संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? मूल आत्मा है, कुंजी है, आभूषण है, और यह एक ऐसा स्थान है जिसे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? इसका मूल्यांकन कर सकता है संविधान का। सर अर्नेस्ट वाकर ने क्या कहा था? एक अंग्रेज इतिहासकार थे। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो क्या है, ठीक है, संविधान की कुंजी नोट है। उसके बाद, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका के अधिकारों के घोषणा के समान है, इससे ज़्यादा है, यह भी कहा। और क्या है? यह मूल आत्मा है, इसके बारे में भी कहा। और आगे 2-3 लाइनें, 2-3 चीज़ें बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि प्रस्तावना हमारे, ठीक है, जो राजनीतिक विचार हैं में वर्णित, ठीक है, लोगों के विचारों के बारे में है। राजनीतिक जो विचार हैं, जो एक तरीके से जो हमारे इसमें जो क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे इसके जो संविधान में ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं इसमें दी गई हैं। किसमें? प्रस्तावना में दी गई हैं दोस्तों। ठीक है,
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक एक करके मैंने आपको बता दी प्रस्तावना के महत्व में। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कैसा लगा ये वाला ठीक है टॉपिक, तो उसके बारे में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। आगे अब अगला टॉपिक कौन सा है, प्रस्तावना में शामिल प्रमुख शब्द। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अच्छे से आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लेना दोस्तों, जिससे आप आपको बार बार ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़े। हाँ, क्योंकि जितनी बार आप और जितने कम समय में आप इसको रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी कोई चैप्टर आपका तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रस्तावना में शामिल प्रमुख शब्द। प्रस्तावना में शामिल प्रमुख शब्द। देखते हैं कौन कौन शब्द हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन प्रियम्बल, ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। टोटल कितने हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, तो तब मैं लिख रहा हूं कितने हैं, मैं एक एक करके लिख देता हूं। सबसे पहले क्या है, संप्रभु है। क्या है, संप्रभु है। संप्रभु इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉवरेन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। दोस्ता क्या है, दूसरा शब्द क्या है, कौन सा है, समाजवादी है। इसको हमारे संविधान में हमारे प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। सोशलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सोशलिस्ट। तीसरा वर्ड कौन सा है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष। इसे भी हमारे प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। इसके बारे में जाके कमेंट में बताइए कब जोड़ा गया और कहाँ जोड़ा गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकुलर। और इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हमें जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों जा करके। लोकतांत्रिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। उसके बाद अगला कौन सा है, लोकतांत्रिक बाद कौन सा है, गणराज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, टोटल 9 है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, न्याय। इंग्लिश क्या बोलेंगे, जस्टिस। 7 नंबर वर्ड कौन सा है, स्वतंत्रता। कौन सा वर्ड है दोस्तों, स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी, ठीक है। 8 नंबर वर्ड कौन सा है, समता, इक्वलिटी। इक्वलिटी। अंतिम कौन सा है, बंधुता। इंग्लिश क्या है इसकी, जाके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, फट से जाओ देखते हैं कौन लिखेगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी। ठीक है दोस्तों, फ्रैटर्निटी। चलिए आई होप आप लोगों को ये सारे वर्ड पता रहे होंगे। नहीं पता रहे होंगे तो अब पता हो गया होगा, है ना। बहुत बढ़िया, बड़े होशियार हैं आप लोग। यदि पता है तो ईमानदारी से, यदि जो नीचे जाके 9 वर्ड्स इनको लिखेगा तो इसको अप्रिशिएट जरूर करूँगा उसके कमेंट पे जा करके मैं। ठीक है, एक जो दिल होता है वो लाइक मिलेगा, और जा करके मैं आपको स्पेशल कमेंट भी करूँगा यदि आप लोग लिखेंगे जा करके यहाँ पे मेरे लिखने से। लेकिन पहले, संप्रभु का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राष्ट्र जिसके आंतरिक एवं बाहरी मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप न कर सके, उसे कहते हैं संप्रभु। समाजवादी क्या होता है, यहाँ के जो संसाधन, जो भौतिक संसाधन होंगे उस पर सीधा हक किसका हो, किसका अधिकार हो, सीधे जनता को दो, तो जनता को हो। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट को, ठीक है, उस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समाजवादी। तो भारत में एक प्रकार के समाजवादी क्या है, जो सोच है उसको बढ़ावा दिया गया है कि यहाँ पे जो आर्थिक संसाधन होंगे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो संपत्ति होगी उस पर सीधे सीधा हक किसका होगा, भारत की जनता का होगा। धर्मनिरपेक्ष क्या मतलब है कि भारत में जो संविधान है, संविधान का कोई धर्म नहीं है। तो इसीलिए क्या है, भारत में जो संविधान अपनाया गया है सेकुलर। लेकिन सेकुलर का मतलब नहीं होता कि किसी धर्म, जो सरकार हो किसी धर्म का क्या है,
सम्मान ही नहीं करेगी। हमें सभी प्रकार के धर्मों को सम्मान करेंगे, लेकिन सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। ठीक है। अब भारत में देखिए जो धर्म है वो कैसा है, सेकुलर है, लेकिन जो सरकारें होती हैं धर्म के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। एक नास्तिक होती है, एक सैद्धांतिक होती है, और एक कौन होती है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, पहले इसके बारे में बताइएगा। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में जो सरकारें होती 2 प्रकार की होती है, एक कैसी होती है, प्रत्यक्ष, एक और अप्रत्यक्ष। ठीक है। अप्रत्यक्ष जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके कौन कौन से 4 हथियार होते हैं उसके बारे में नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो अप्रत्यक्ष गवर्नमेंट होती हैं वो कौन से 2 प्रकार के होती हैं उनके बारे में बताइएगा। जो मैंने प्रत्यक्ष बताया है, प्रत्यक्ष के 4 हथियार होते हैं उनके बारे में बताइएगा। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसके जो सरकार के 2 प्रकार होते हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ लिखिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद गणराज्य, भारत में किस प्रकार का गणराज्य है और गणराज्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, भारत में किस प्रकार का है, ब्रिटेन में किस प्रकार का है। न्याय, जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस 3 प्रकार की है, कौन कौन सी 3 प्रकार की है उसके बारे में जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ प्रस्तावना के कहाँ पे, विषय वस्तु में पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे जरूर बताएंगे। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है दोस्तों, 5 प्रकार की है। ठीक है, कहाँ दी गई है, ये हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद आप लोग देखते होंगे, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दी गई है, वहाँ पे भी है। लेकिन प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है इसके बारे में जाके आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ये 5 प्रकार की दी गई है, कितने, 5 प्रकार की दी गई है, आप लोग बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर समता जो इक्वलिटी है, ठीक है, इसको लेकर के हमारे संविधान के भाग कहाँ पे, भाग 4 के अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक, 18 तक कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, टोटल 5 अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके बारे में जाके आप बताइएगा क्या क्या व्यवस्था है। बंधुता, फिर पैटर्निटी है, भाईचारे को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने अभी पढ़ी थी यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तावना के विषय वस्तु में वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द शामिल किए गए हैं, कुल 9 शब्द शामिल किए गए हैं। इनके बारे में मैं डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो के लिंक में बाद में उसको मैं ये दोनों वीडियो फिर बाद में जो होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 शामिल कर देंगे, जिससे आप लोग बाद में फिर जा करके फ्लैशबैक में उसको देखिएगा, फिर ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो उनके बारे में यदि मैं डिटेल में भी जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ जो मेनली जो रिटन एग्जाम होता है, जो मेंस एग्जाम होता है, वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत करके बता दिया है। यदि नहीं बताएंगे कमेंट बॉक्स जाके आप लोग यदि सवाल पूछेंगे, नहीं मालूंगा तो मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में जरूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए प्रस्तावना में शामिल प्रमुख शब्द। उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद के बारे में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कैसा लग रहा है वीडियो? यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक नहीं किए हैं अभी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कोशिश करें 2-4 लोगों को शेयर भी कर दें यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और कमेंट तो ज़रूर किया करें, कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। मैंने जैसा अभी ये पार्ट 1 पढ़ा है उसको मैंने देखा है कम से कम 250 लोगों से ज़्यादा लोग देख चुके हैं अभी तक, जैसे 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। इसका मतलब मुझे नहीं पता चलता है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते कि नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाता हूं। और आप लोग बिलीव करेंगे इस समय कोचिंग में ही, मैं अपने दिशा इंस्टीट्यूट के कोचिंग में इतनी रात में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और रात के कितने बज रहे हैं मैं आपको बता सकता हूं। इस समय रात के 9 बजने वाले हैं दोस्तों। कितने? रात के 9 बजने वाले हैं, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने। सोचो, तो मैं आपके लिए यदि इतना कर रहा हूं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा कमेंट पर जाकर के कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए, साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? प्रस्तावना में से संबंधित प्रमुख वाद। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद, इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड प्रियम्बल, रिलेटेड टू प्रियम्बल। कौन कौन से हैं? 3 केस प्रमुख हैं, आपको फटाफट बता दूं। पहला केस कौन सा है? बेरूवाड़ी वर्सेस
संघराज्य। ठीक, कब आया था? 1960 में आया था। क्या था ये केस? आप प्रमुखवाद में सीधे सीधे यही कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप लोग नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं भाग है। हाँ, मेरुवाड़ी वर्सेस संघ मामले में क्या है, प्रस्तावना का भाग है या नहीं है, इसको अस्वीकार कर दिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अपने वर्डिक्ट में इनके केस में कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, ये हमारे प्रियम्बल, ठीक है, ये क्या है? हमारे संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था इन्होंने? क्या कहा था? संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, क्या कहा था। उसका जो दूसरा केस आता है और बहुत चर्चित केस रहता है, कौन सा केस है? केस का क्या नाम है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। बहुत चर्चित केस है, हिला के रख दिया था पूरे क्या है सरकार के साथ साथ पूरे क्या है सुप्रीम कोर्ट को, और सोचने के लिए विचार कर दिया था। हालत ये थी कि पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि इस केस में 13 जजों की बेंच एक साथ बैठ करके अपना फैसला सुनाती है दोस्तों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग कि यह केस क्या था और इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आप लोग, ठीक है, जरूर जानिए। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला, केरल राज्य। इन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है, और ये भी कि उसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने, ठीक है, अपना क्या है केस फाइल किया था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो मेरुवाड़ी वर्सेस संघ के मामले में जो अपना क्या है क्या कहते हैं निर्णय सुनाया था, जो निर्णय सुनाया था किसमें, निर्णय को पलट देता है कौन? सुप्रीम कोर्ट निर्णय पलट देता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहता है किस मामले में? 1960 वाले मामले में, ठीक है। कौन सा? मेरुवाड़ी वर्सेस संघ के मामले में। और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? क्या कहता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं अपितु क्या है? मूल ढांचा है। संविधान का भाग है, भाग ही नहीं अपितु ये क्या है? अपितु क्या है? यह मूल ढांचा है। क्या है? मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यह बात एक्सेप्ट करता है। और क्या कहता है इसमें संशोधन तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन तो कर सकते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, और एक पहला संशोधन हुआ भी था तो उसको सही ठहराया गया था। लेकिन इसके जो मूल तत्व हैं, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। और यह मामला कब आया था? 1973 में। ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अगला केस कौन सा है? तीसरा केस LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का केस आता है। ये कब आता है? 1995 में आता है। इसमें भी यही क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसमें भी ये जो प्रियम्बल है इसको क्या मानती है कि प्रियम्बल दोबारा एक्सेप्ट करती है कि प्रियम्बल हमारे संविधान का क्या है, हमारे संविधान का भाग है। और यह क्या है? आंतरिक हिस्सा। यह यहाँ एक्सेप्ट करती क्या है? आंतरिक हिस्सा है। क्या है? हमारे संविधान का आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अर्थात इसमें संशोधन, ठीक है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में या फिर मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं, यह कहता है। तो इस तरीके से 3 केस हो गए। मेरुवाड़ी वर्सेस संघ मामला 1960 में, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य का मामला 1973 में आया था। इसमें 13 जजों की एक साथ बेंच बैठी थी, याद रखिएगा, 13 जजों की बेंच पहली बार इतिहास में बैठी थी। यह बहुत इंटरेस्टिंग केस है, यदि एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा। बेंच पहली बार बैठी थी, कब? पहली बार इतिहास में, कब? 1973 का मामला है। उसके बाद, ठीक है, अंतिम जो केस है वो कौन सा है? LIC ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट का मामला आता है, ठीक है, दिल्ली से जो संबंधित है। प्रियम्बल, ये क्या, इसमें क्या कहते हैं, फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देती है और कहती है कि प्रियम्बल क्या है? संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ठीक है, भागी नहीं है, क्या है? आंतरिक हिस्सा है। चलिए, तो यह क्या हो गया केस, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे शॉट ले लीजिए, और जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक कौन सा है? लास्ट है संशोधन, ठीक है।
इसमें संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है और कितनी बार हुआ है, इसको लेकर के यह टॉपिक हम अभी जिक्र करेंगे। मुश्किल से 1-2 मिनट का यह टॉपिक बचा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें संशोधन में। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन 368 के तहत किया जा सकता है कि नहीं? यस, हाँ किया जा सकता है, ठीक है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं, मूल ढांचे में नहीं। मूल ढांचा इसका क्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की है। मूल ढांचे का मतलब क्या है, इससे आप देखते हैं इसकी जो प्रकृति है, इसका जो इसका अपने प्रकृति मैंने पढ़ाया है उसमें नहीं कर सकते हैं। संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई चीज़ हटा नहीं सकते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मूल ढांचा में नहीं कर सकते संशोधन, ठीक है दोस्तों। यह हो गया। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ठीक है, एक बार। संशोधन कितनी बार किया गया है? कितनी बार? सिर्फ एक बार किया गया है। कब? सिर्फ एक बार किया गया है। कब किया गया है? यस, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1976 में किया गया था। सिर्फ एक बार अभी तक किया गया है। क्या किया गया था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन सी? समाजवादी, कौन सा शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जोड़े गए थे इस संशोधन के द्वारा। इस तरीके से यह चैप्टर आपको क्लोज हो गया। आज दूसरे पार्ट में चैप्टर कैसा लगा दोस्तों, हाँ कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा, हो सकता है वो जो वीडियो होगा हमारे संविधान का भाग 1 होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो ट्रिक्स से रिलेटेड होंगी, और साथ साथ में इसमें जो भाग दिए गए हैं, संविधान में जो भाग दिए गए हैं, जो स्रोत दिए गए हैं और जो अनुसूचियाँ दी गई हैं, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर एक एक भाग आपको पढ़ाऊँगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।